तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज फिर से मैं सुनने जा रहा हूँ एक हॉरर स्टोरी और तुम लोग साथ में सुनते हैं फिर से वही सेम चैनल प्रिंस सिंह एके पीएस सर हॉरर स्टोरीज। सर अच्छा एक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं भाई, तो चलो सुन लेते हैं भाई। आज का स्टोरी का टॉपिक है स्केरी स्टोरी ऑफ ब्लैक मैजिक, जिस पे 1.1 मिलियन व्यूज है। और चलो देखते हैं क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज फिर से हम आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। साइकिक पावर्स एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप अपने आसपास की एंटिटीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम में से कुछ लोगों को स्पेशल पावर्स मिलती हैं, पता नहीं कैसे उनके पास ये एबिलिटी आती है, लेकिन अपनी सिद्धि के लिए, अपने मतलब को निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या हो जब एक साइकिक पावर रखने वाला इंसान और एक ब्लैक मैजिक रिचुअल्स शाइनिंग वाला एबिलिटी भाई, तो मूवी बताओ को फॉलो करने वाला इंसान एक ही फैमिली में फॉल कर जाए, और कैसे हुआ उनका सामना और कौन इनमें से जीतेगा। जी हाँ, ऐसी कुछ है हमारी आज की कहानी जो हमारे साथ शेयर की है शिखा ने, और ये उनकी अपनी कहानी है जो खुद उनके साथ हुई और उनकी फैमिली के साथ हुई। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसे पुलिस में ऑफिसर थे और इस टाइम पर उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो महाराष्ट्र के एक रूरल एरिया के अंदर हुई थी। वहां पर इनको पुलिस क्वार्टर्स मिले हुए थे। उन पुलिस क्वार्टर्स में बेसिकली पुराना सा स्ट्रक्चर था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रिसेंट बने, पुराने टाइम के बने हुए थे वो। उनके पीछे बड़ा सा लॉन था, उसमें बहुत बड़े बड़े घने पेड़ होते थे, सभी समझ सकते हैं, और गांव के अंदर होते हैं। क्योंकि इनके पापा पुलिस में थे तो उनका आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। मम्मी इनकी होम मेकर थी, और ये बात है 2002 की, जब शिखा सेकंड क्लास में थी। 6-7 साल के आसपास 2002 भाई, सेकंड क्लास मतलब भाई मेरे साथ ही टाइम में चल रहा है। उसकी इनकी उम्र रही होगी उस टाइम पर। और जैसे कि आप जानते हैं गांव के अंदर बच्चों को खेलने कूदने की बड़ी फ्रीडम होती है, लेकिन कुछ उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर वो नहीं जा मेरा ही ऐसे चलता है कि 2012 में सेकंड क्लास सकते हैं। ऐसे इनके गांव में एक नदी जाती थी, उस नदी तक बच्चों को जाने नहीं दिया जाता था। तो ये सारे मैं ग्लिच हो गया भाई, माइंड में 2012 ठीक हो गया। चिटकी के दोस्त थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम लोग नदी किनारे चलेंगे। लेकिन घर वालों को बोलेंगे कि हम लोग ये पार्क नदी किनारे कौन जाना है भाई, में खेलने जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी नदी किनारे जाने नहीं देगा। तो इस तरह से प्लान हुआ। ये 5-6 दोस्त थे, सभी छोटे छोटे बच्चे नदी किनारे खेल रहे थे। शाम को 4 बजे के आसपास ये पहुंचे और करीबन 6-6:15 तक ये लोग खेल रहे थे। तो अंधेरे से होने लगा। अब सबने डिसाइड किया कि यार चलो घर चलते हैं, क्योंकि अगर घर वालों को पता लग गया तो सबकी बहुत पिटाई होने वाली है। और सभी बच्चे अपनी साइकिल सभी बच्चों ने उठा लिया और जाने लगे। थोड़ी देर पहले उन्होंने ध्यान दिया था कि वहां पर एक अंकल आंटी थे जो थोड़ा उनसे दूर उनको दिखाई देते, कुछ तरह की पूजा कर रहे थे। जैसे बच्चे जाने लगे, वो अंकल आंटी इनके पास आए और इनके हाथों में प्रसाद देने लगे। बेटा ये लो पूजा का प्रसाद है, प्रसाद लेकर जाना। अब इनमें से एक लड़का था शुभम। तो जैसे अंकल आंटी ने प्रसाद दिया, अरे कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा पेशेंस रखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ मिलते फटाफट से खा लेते हैं। तो शुभम ने जैसे उसके हाथ में प्रसाद रखा, उसने फटाफट से वो प्रसाद खा लिया, और जैसे उसने प्रसाद खाया वो चुपचाप उन अंकल आंटी के पीछे जाने लगा। ये सारे बच्चे थे, शुभम शुभम तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक घर चलना है। वो किसी कुछ नहीं सुन रहा था, जैसे वो हिप्नोटाइज हो चुका हो बस। चुपचाप से में उन अंकल आंटी के पीछे चला गया, और तो जंगल की तरफ वो लोग गायब हो गए। इन्हीं के एक फ्रेंड का बड़ा भाई जिसका नाम था रवि, वो वहीं पे नदी किनारे आया, उन सब बच्चों को देखा तो भाग के रवि भैया ऐसे वो अंकल तो उन्होंने सबको प्रसाद दिया और शुभम प्रसाद खा के उनके पीछे चला गया। तो रवि ने देखा सब बच्चों के हाथ में छोटे छोटे मिठाई प्रसाद थे, उन सब बच्चों को लगा फेंको यहाँ से और चुपचाप अपने घर पे चलो। वो भी साथ में गया और गांव में जाकर उसने बताया कि इस तरह से एक अंकल आंटी आए थे, उन्होंने प्रसाद दिया, उनके पीछे शुभम चला गया। पूरे गांव में खबर फैल गई, वहां पहुंचकर उसको सर्च किया गया। 2 दिन तक उस बच्चे को ढूंढा गया, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। पुलिस कंप्लेन भी हुई, एफआईआर सब कुछ, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। अब सब बच्चों को सबको पता लगा, सब बच्चों को हिदायत दी गई थी कोई भी अब नदी किनारे नहीं जाएगा। करीबन 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन अभी तक भी शुभम का कोई अता पता नहीं था। फिर एक दिन पूरे गांव में खबर फैली कि शुभम की लाश नदी किनारे मिली है, मतलब नदी के अंदर उसकी लाश मिली है। और उसके पापा जब भी बड़ी हुई शिखा, तो इनको बताया उन्होंने कि जब उसकी बॉडी के ऊपर किसी तरह कोई निशान नहीं था, जैसे उसकी नेचुरल डेथ हुई हो। और लोगों के लिए तो शुभम इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन शिखा के लिए नहीं है। उस दिन के बाद से ये लोग जब भी साइकिलिंग पर जाते तो शुभम इनके साथ, जो बच्चे दोस्त थे ना, सारे बच्चे ग्रुप था, शुभम इनके साथ साइकिल पर जाता, वो किसी न किसी साइकिल पर बैठा हुआ होता, लेकिन वो शिखा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं देता था। शिखा उस टाइम पर एक छोटी बच्ची थी, उस टाइम तक लोगों को ये सब नहीं पता होता, तो उसको लगा कि ठीक है नॉर्मल सी बात है, शुभम उसको दिख रहा है, बाकी बच्चों को नहीं दिख रहा है। और इस तरह से धीरे धीरे उसको हार्म नहीं करता था, उसको उसकी आदत सी हो चुकी थी, वो जैसा था बिल्कुल उसी फॉर्म में उसको दिखाई देता था। तो ये साथ साथ ही रहने लगे, जहां शिखा जाती वहां इसके साथ शुभम रहता। इस तरह से 5th स्टैंडर्ड में आ गई और तब तक भी शुभम के साथ रहता। फिर एक दिन शिखा ने शुभम से पूछा, क्या शुभम एक बात बता कि उस दिन वो अंकल आंटी तुझे कहां लेकर गए थे? तो उसने बताया
कि वो अंकल आंटी उस दिन उसको उनके पीछे चला गया, फिर अंदर जंगल में उन्होंने बोला कि हम लोग ना यहाँ पर लुका छुपी का गेम खेलेंगे और जो अगर तुम जीत गए ना तो तुम्हें खेलने के लिए वीडियो गेम देंगे। तो उनकी बात सुनकर शुभम छुपने की जगह तो एक बड़े से बंदूक सा बक्सा था, उस बक्से के अंदर जाकर छुप गया। अब जैसे उस बक्से के अंदर जाकर छुपा तो उसने देखा कि वहां पर और भी बहुत सारे बच्चे थे जिसको वहां पे दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो मुझे किसी बच्चे को टच नहीं कर पा रहा था। फिर शुभम ने आगे बताया कि वो जो दोनों अंकल आंटी थे वो बच्चों की बलि दिया करते थे। वहां से निकलने के बाद वो पहुंचा सीधा अपने मम्मी पापा के पास और उसने उनको सब कुछ बताया, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे देख या फिर सुन ही नहीं पा रहे थे। दैट मींस जब तक शुभम उस बॉक्स में पहुंचा उससे पहले उस कपल ने उसकी भी बलि दी थी। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, मेरा पर्पस किसी को भी बताना या किसी चीज फैलाना नहीं है कि इस तरह कोई चीज हो रही है या होती है। ये एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ किसी ने शेयर किया, उनकी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। सो डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं किसी सुपरस्टिशन को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो घटना उनके जीवन में घटित हुई वही घटना मैं आपको एज इट इज सिर्फ नरेट कर रहा हूँ। अब ये सारी बातें शिखा ने अपने मम्मी पापा को बताई। जैसे उनको बताई तो वो लोग उसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, आपकी चीज बिल्कुल नॉर्मल है। जब वो घर पे आया तो उन्होंने मम्मी पापा ने उससे बोला कि देखो तुम अपनी कॉमिक्स वाली बातें यहाँ पर मत करो, ठीक है, फालतू की बातें करो, ऐसा कुछ नहीं होता जो तुम बोल रही हो, और ये मन से कहानियां बनाना बिल्कुल बंद करो, तुम बहुत शैतान हो गई हो। तो इस तरह से उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और उसी को डांट डपट कर चुप करवा दिया। फिर टाइम ऐसे ही गुजरता गया। शुभम हमेशा से शिखा के साथ ही रहा। अभी 10th क्लास के अंदर पहुंच चुकी थी। तो एक रात की बात है, बारिश हो रही थी बहुत तेज और ये सभी लोग अपने क्वार्टर के अंदर सोए हुए थे। तभी करीबन रात को 1 बजे के आसपास शुभम शिखा के पास आता है और शिखा को बोलता है कि शिखा जल्दी से यहाँ से उठो और तुम इधर से दूर चले जाओ, ये दीवार गिरने वाली है। उठकर चलेगा। उसके उठकर जाने के मात्र 1 मिनट के अंदर वो दीवार भर भरा कर गिर गई। ना सिर्फ वो, जैसा कि आप जानते हैं जो क्वार्टर्स होते हैं सबकी दीवारें एडजॉइनिंग होती हैं, उस दीवार के साथ 4-5 क्वार्टर्स की दीवार एक साथ गिर गई थी। शुभम की वजह से शिखा तो उठ के आ गई, लेकिन बाकी लोग जो घर में सो रहे थे दूसरे घरों के अंदर, जो दीवार गिरी उसके नीचे दबकर उनसे कई लोगों की मौत हो गई। टोटल 12 लोगों की उस दिन मौत हुई। शिखा और उसका भाई दोनों बच गए शुभम की वजह से। फिर शिखा ने शुभम से बात की तो उसने बताया कि वो सबको ये चीज बोल के आया था, लेकिन शिखा के अलावा उसको कोई भी देख या फिर सुन नहीं पाता है, वरना वो उन सबको भी बचा सकता था। तो उन 12 लोगों के अंदर शुभम के पेरेंट्स भी थे। 1-2 दिन गुजरने के बाद शुभम शिखा के पास आया। शिखा ने उससे कहा कि मुझे अपनी 11th 12th की स्टडी के लिए शहर शिफ्ट होना है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो शुभम ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ शहर नहीं जा सकता और मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना है। तो शिखा एकदम से बात सुन शॉक हुई, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहना मतलब? तो उसने पीछे देखा तो उसके जो पेरेंट्स थे शुभम के, उसके पीछे खड़े हुए थे। यानी वो बेसिकली उनकी जो स्पिरिट्स थी वो दोनों वहां पर खड़ी हुई थी, जिनको शिखा साफ-साफ देख पा रही थी। वो दोनों दिखने में बहुत डरावने लग रहे थे, उनका सिर फटा हुआ था। फिर उसके पापा चलकर शिखा के पास आए और उन्होंने कोई बच्ची आत्मा देख सकती थी भाई। कहा कि बेटा तुम्हारे पापा और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पर काम कर रहे थे, उसी केस पर जिसकी वजह से शुभम की मौत हुई, और उसके रिगार्डिंग कुछ एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारी कबर्ड के लॉकर में पड़े हुए हैं। ये लॉकर का कोड है, तो अपने पापा को बता देना ताकि वो डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस निकाल लें जो इस केस को सॉल्व करने में बहुत काम में आएंगे। इतना कहने के बाद शुभम और वो तीनों घूमे और उसकी आंखों के सामने वहां से गायब हो गए। वो भागकर अपने पापा के पास गए, उसने अपने पापा को सारी बात बताई। पहले तुमको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जाकर जब उन्होंने कबर्ड पे लॉकर का लॉक डाला और डॉक्यूमेंट्स निकाले, तब जाकर उनको भरोसा हुआ कि उनकी बेटी के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकती है। उसके बाद शुभम से कभी दिखाई नहीं दिया और समय गुजरता गया और शिखा पहुंच रही 11th क्लास में। 11th क्लास में उसने एक जगह ट्यूशन ज्वाइन किया था जहां पर सुबह 7 बजे क्लास हुआ करती थी। एक दिन की बात तो कहाँ थे हम लोग? नॉर्मली वो करीबन घर से 6-10 के आसपास निकला करती थी। तो जैसा उसका रेगुलर शेड्यूल था, वो अपनी साइकिल से अपनी कोचिंग के लिए निकली। तो रास्ते में एक खाली सड़क थी जहां पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है, तो उस बच्चे के पास रुकी और उससे पूछा कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने बोला कि पास में जो राम मंदिर है उसके मम्मी पापा वहां पर गए हैं और वो उन्हीं का इंतजार करके उसे लेने आएंगे। तो बोलते कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें अकेले छोड़ कैसे चले गए? तो उसने बताया कि वो कहीं गुम हो गई थी और उसके मम्मी पापा उसे ढूंढने वहां पर राम मंदिर पे गए हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है चलो, क्योंकि वो राम मंदिर जो था उसकी कोचिंग क्लास में, जो ट्यूशन था उसके पास में। उसने कहा कि मैं तुम्हें वहां पे छोड़ देती हूँ। उसने उस लड़की को पीछे बिठाया और पीछे बिठाकर वो पहुंच गई राम मंदिर पे। वहां पहुंच के उस लड़की को साइकिल से उतारा, अपनी साइकिल स्टैंड पे खड़ी की, 2-4 कदम आगे मंदिर तरफ, ये सोचते हुए कि लड़की उसको फॉलो कर रही है। उसने पीछे घूम के उस लड़की को आवाज देना चाहा, लेकिन देखा तो वहां पर वो लड़की नहीं थी। उसने चारों तरफ देखा तो समझ लड़की तब से कहां गायब हो गई। उसे हो सकता है भागकर मंदिर तरफ चली गई हो। फिर उसने दिमाग नहीं लगाया, वो मंदिर के अंदर गई। वहां जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि एक पुजारी जी थे और एक कपल था जो पुजारी से बात कर रहा था। उसने पास में जाकर जब सुना तो उसे पता लगा कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे। और जब उसने उससे बात की तो उन्होंने उनको उस लड़की को, शिखा को, एक फोटो दिखाई। वो फोटो एक्जैक्टली उसी लड़की की थी जो शिखा के साथ साइकिल पर बैठ गई। उसने कहा कि ये लड़की तो मेरे साथ साइकिल पर बैठ गई है, वो यहीं पर बोल रही थी कि मेरे पापा मुझे ढूंढ रहे हैं और वो सड़क पे वेट कर रही थी और राम मंदिर गए मुझे ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें लड़की कहां दिखी? उसने बोला कि अभी मेरे साथ बाहर खड़ी है। तो उन्होंने बताया कि लड़की पिछले 7 दिनों से गायब है और ये हमें कहीं पर भी नहीं मिल रही है। सब लोग भाग के बाहर गए, देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था, साइकिल अकेले खड़ी हुई थी। सब वापस अंदर आए, पूरे मंदिर में ढूंढा, लेकिन लड़की कहीं पर भी नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद शिखा ने बोला कि हो सकता है वो यहीं कहीं छुप गई, आप लोग ढूंढ लीजिए, मेरी क्लास का टाइम मैं जा रही हूँ। तो इतना बोल के वो सीढ़ी से जैसे अपनी साइकिल के पास पहुंची, वो लड़की शिखा के सामने खड़ी हुई थी। उसको देखकर शिखा तो पागल हो गया, कहां चली गई थी? तुम्हारे पापा ढूंढ रहे हैं। तो लड़की साइड से फेस बना के बोलती है कि दीदी मैं यहीं पे खेल रही थी और खेलते खेलते मैं भगवान के पीछे वाले कमरे में चली गई थी और किसी ने अचानक से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, मैं वहीं फंसी हुई हूँ, प्लीज मेरे पापा को बता दो। इतना सुनते ही शिखा का दिमाग बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वो इस मंदिर में रोजाना आती थी, उसे पता था कि भगवान की मूर्ति के पीछे एक ऐसा रूम है जो सिर्फ और सिर्फ नवमी के दिन खुलता है, वो भी भगवान की पूजा और प्रसादी के लिए। उसने आओ देखना था, वो भाग कर सीधे ऊपर पहुंची। उसने पंडित जी से कहा और उसी पहुंचते पहुंचते उसने पापा को फोन किया कि पापा जल्दी यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये बात हो गई है। उसने पंडित जी को और उनके जो उनके मदर फादर की लड़की को उनको बताया। उन्होंने कहा कि आप वेट करो, मेरे पापा पुलिस में वो भी आ रहे हैं। तो उनके फादर जो थे उनकी बेटी की बात पर विश्वास रखते थे और वो पहुंचे वहां पर। पहुंचने के बाद पुलिस के प्रेजेंस में वो रूम खोला गया और जैसे वो रूम खोला गया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो लड़की की लाश उस रूम के अंदर पड़ी हुई थी। इतने दिनों से वो लड़की वहां पर बंद थी और भूख प्यास से उसने दम तोड़ दिया था। ना सिर्फ शिखा के लिए, हम सब के लिए भी ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। इस टाइम पर वो अपने आप को संभालने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। जैसे तैसे इसके बाद से उसका दिमाग बिल्कुल खराब सा रहता था। और लड़की से नहीं दिखाई देती कि शायद उसका पर्पस सॉल्व हो जाता, ये बताना चाहते थे मां बाप को कि वो कहां पर है। लेकिन ये इंसिडेंट उसके लिए ऐसा था जो उसके दिमाग के ऊपर एक बहुत गहरी छाप छोड़ गया था। बड़ी मुश्किल से
11th 12th में पढ़ाई कंप्लीट की। अपनी बेटी को डिस्टर्ब स्टेट में देखकर उनके फादर ने डिसाइड किया और उसे नासिक के एक आर्मी कॉलेज के अंदर उसका एडमिशन करवा दिया। वहाँ पर शिखा अपनी नाना नानी बट उसके मामा मामी थे उनके साथ रहने लगी और वहाँ उसके थोड़े दिनों बाद ही उनकी बड़ी मौसी थी जो भी उनके साथ वहाँ पर आकर रहने लगी। उनकी बड़ी मौसी थोड़ी अजीब सी थी, उसकी एज करीबन 45-50 के आसपास थी, लेकिन उस एज में भी उसको सुंदर दिखने का बहुत शौक था और सुंदर दिखने के लिए वो पार्लर के अंदर बहुत सारे पैसे खर्च किया करती थी। तो कुछ लोग ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी एज को लेकर, वो कभी भी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब शिखा की वहाँ पर लाइफ नॉर्मल चल रही थी, कॉलेज जाना आना, बहुत सारे दोस्त बन गए थे। तो एक रात की बात है, करीबन 2 बजे के आसपास वो पढ़कर अपने बेड पर लेटी हुई थी और नींद नहीं आ रही थी उसे। तभी वाला ऐसे थोड़ा सा ना जब नींद जस्ट पहले वाला फेज होता है, तब उसके सामने जो उसकी स्टडी टेबल थी वहाँ पर उस चेयर के ऊपर उसे उसकी नानी बैठी हुई दिखाई दी। वही नानी जो उनके साथ रहती थी। उनकी जो नानी थी उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी और यहाँ पर शिखा का जो रूम था वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, सीढ़ियाँ चढ़ के उस रूम तक पहुँच सकते थे। तो उसे एकदम से लगा कि उसकी नानी सामने बैठी हुई है और यहाँ पे नानी उसको दिख रही थी, उनकी आंखों में एक अलग सा ही ग्लो था। तो उसने उसकी नानी को देखा और पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आप सीढ़ियाँ चढ़कर कैसे आई? तो उन्होंने बड़े आराम से हंसते जवाब दिया पीछे से बैठते हुए कि तुम सो जाओ आराम से, मैं यहीं रहूंगी, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैं बैठे तो मैं देखती रहूंगी। तो उसे लगा नानी ही तो है। उनकी बात सुनकर वो वहाँ पे आराम से सो गई। सुबह वो उठी और अपनी नानी के पास पहुंची, नानी से बोला कि नानी आप रात को मेरे कमरे में क्यों आए थे? तो नानी बोलती है दिमाग खराब हो गया, मैं तेरे कमरे में कैसे आऊंगी? तो अच्छे से पता है मैं तो सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती, मेरे घुटनों में इतना तेज दर्द होता है कि मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, मैं तेरे कमरे में आऊंगी। उसने बोला कि नहीं आप मेरे कमरे में आए थे। तो उसने तो पागल हो गई लड़की, मैं तेरे कमरे में नहीं आई थी। तो उसने बोला आप चलो मेरे साथ। तो मैं क्या जाऊंगा, तेरे मामा को ले जा। तो वो अपने मामा को लेकर अपने रूम में गई और जहां उसकी नानी बैठी थी चेयर पर, चेयर पर जाकर उन्होंने देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। जिस जिस मतलब चेयर का एक पार्ट जला हुआ था, जैसे किसी को जलती चीज वहां पर रख दी, जो प्लास्टिक की चेयर होती है, अगर कुछ एक कोयला रख दो तो जला हुआ पार्ट का निशान आ जाएगा। तो साथ साथ देखा कोई इस पर बैठा था, जितने समय बैठा था वो पार्ट वहां पे जल चुका था। को देखकर उन्होंने जाकर नानी को बताया कैसी बात है। तो नानी जो इनकी मामी थी बेसिकली कैसे हो सकता है भाई? लेकिन अगर हुआ हो तो भाई सही में भाई खौफनाक है। मामा की वाइफ वो बड़ी डरपोक थी। नानी का सुनो, तुम ये बात किसी को मत बताना, अपने नया नया घर है, हो सकता है कुछ हो, हम इसकी पूजा वगैरह करवा लें, तुम उस चेयर को फेंक के आ जाओ और किसी से कुछ मत कहना वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से ये बात इन तीनों के बीच में रही। उसके बाद नानी ने किसी को कॉन्टैक्ट किया, पूजा वूजा करवाई, घर के अंदर हवन करवाया और उनको बिलीव हो गया कि अब ठीक है पूजा वगैरह हो गई है, अब घर के अंदर कुछ भी ऐसी नॉर्मल चीज नहीं होगी। और कुछ दिन तो सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्योंकि शिखा रात को उसकी पढ़ने की आदत थी, तो उसको रोजाना रात को करीबन 1:30 से 2 के बीच में अपने घर के अंदर कुछ लोगों के चलने की और भागने की आवाज आती थी। ना सिर्फ शिखा को, घर के हर मेंबर को एक्सेप्ट उनकी बड़ी मौसी, सबको आवाज सुनाई आती थी और शिखा को तो प्रॉपर्ली फील होता था कि पूरे घर में कोई दौड़ रहा है 4-5 लोग एक साथ और सबके दौड़ने की आवाज सीधे उसके रूम के गेट के ऊपर आकर बंद हो जाती थी। इवन शिखा को ये भी फील होता था कि उसके रूम में वो अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी प्रेजेंट है। शिखा ने चीज कई बार नोटिस की थी कि बड़ी मौसी उनके रूम की लाइट करीबन रात को 3-4 बजे तक जलती रहती थी और जब उनसे पूछा था कि ऐसी कोई आवाज उन्हें आती तो उन्हें आवाज नहीं आती थी। एक दिन तो बहुत ही हद हो गई जब इनकी जो मामी थी वो सो रही थी और सोचकर उनको लगा कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है और उनके गले को दबा रहा है। ऐसा आपको पता बहुत डरपोक थी। जैसे ही इंसिडेंट हुआ उसने घर में कोहराम हंगामा मचा दिया, बोला कि ये घर के अंदर भूत है, घर को खाली करो। तो इस तरह से सभी उन्होंने डिसीजन लिया कि आवाज़ सबको आ रही थी बट फील इनकी मामी ने किया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस घर को खाली करते हैं और एक दूसरा घर लेते हैं। तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने उस घर को खाली किया और थोड़ा उससे दूर जाकर एक और नया घर लिया और उसके अंदर सबके सब शिफ्ट हो गए। और यही डिसाइड यही लगा सब लोगों को कि शायद घर में ही कोई प्रॉब्लम थी, हमने वो घर छोड़ दिया है तो हम इस नए घर के अंदर शिफ्ट हो गए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। नए घर में आने के बाद शिखा को घर के 2 मेंबर्स के अंदर बड़ी अजीब सा बिहेवियर दिखा। एक तो जो मामी की बेटी थी छोटी वाली, वो बहुत बीमार रहने लगी और उसी के साथ साथ नाना जी जो कि बिल्कुल ठीक ठाक थे, अचानक से उनकी तबियत डिग्रेड होना शुरू हुई। शिखा उनके आसपास रहती थी क्योंकि उनसे बहुत अटैचमेंट था, उसका अपने मामा और अपने नाना से बहुत अटैचमेंट था। बचपन में उन दोनों ने उसको बहुत लाड प्यार से पाला था। तो उनके पास उसने ऑब्जर्व किया था कि जो नाना जी थे वो लेटे लेटे बेड से अपने कमरे के गेट की तरफ देखते रहते थे और देखते अचानक से उनकी जो आंखें थी व्हाइट पुतलियां जो ना खुल जाती थी, जैसे उन्होंने कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। शिखा को समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे 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 उनके नाना जी की जो हालत थी वो डिग्रेड हुई। अब उनके मुंह से आवाज निकलने बंद हो गया था। शिखा को अच्छे से याद है जब उनके लास्ट मोमेंट थे तो उन्होंने शिखा का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देख सर बिना सांस लिए बोल रहे हैं भाई, कट्स भी नहीं है भाई, एकदम वीडियो भाई वन गो में भाई पूरा हो रहा है भाई। मतलब भाई हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। बोला था कि उससे दूर रहना और इतना बोलने के बाद बिल्कुल ही गैप्स नहीं है भाई, ये जो ऊपर है वो सर ऐसा भी कुछ नहीं है, बीच में कट्स दिखे ऐसा भी कुछ नहीं। उनकी डेथ हो गई थी। शिखा को सर एक सांस में आधा तो समझ में नहीं आया घंटा कि वो आखिर किसकी बात कर रहे हैं, किससे दूर रहने के लिए वो शिखा को बोल रहे थे। यहाँ एक मेंबर की डेथ हुई, उनका सारा क्रियाक्रम वगैरह हुआ, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद देखा तो जो उनकी छोटी बेटी थी, जो मामी की बेटी थी, ग्रैंडफादर डाइड। उसकी भी तबीयत खराब लगी। उसकी दोनों कानों से सुनना बंद कर दिया, तो बहरी हो गई थी। और इसी के साथ साथ कुछ ही महीनों में जिनके मामा मामी था उनका डिवोर्स भी हो गया, पता नहीं किस बात को लेकर। वो बेटी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई और अब घर के अंदर सिर्फ नानी, मामा, शिखा और इनकी बड़ी मौसी बची हुई थी। ये जो बड़ी मौसी थी उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना है और उसके लिए मैंने एक है ना फ्लैट किराए पर लिया, मैं वहीं पर काम करूंगी। तो इसकी जो मौसी थी उसने इसकी मम्मी से बात की, शिखा की मम्मी से कहा कि सुनो मैं शिखा को अपने साथ लेकर जा रही हूँ वरना मैं अकेली रह जाऊंगी और मेरा जो फ्लैट है उसके कॉलेज के बहुत पास है, तो वहीं से कॉलेज भी आया जाया करेगी। तो इनकी जो मम्मी थी, जिनकी बेसिकली मम्मी की बहन, दोनों आपस में सगी बहनें, 3 बहनें थी, तो उनको अपनी बहन के ऊपर से बहुत प्यार भी था, विश्वास भी था। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम ले जाओ। तो यहाँ नानी और मामा इस घर में रह गए थे और अब शिखा और उसकी मौसी उस फ्लैट के अंदर रहने लगे। इनकी जो मौसी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो कभी भी पूजा सब लोगों के सामने नहीं करती थी, वो अपने क्लोज रूम के अंदर ही पूजा किया करती थी। तो मौसी और शिखा जब साथ में रहने लगे, वही मौसी भाई, वही मौसी है भाई, काला जादूगर नहीं भाई, विच भाई, विचक्राफ्ट भाई, मौसी भाई विचक्राफ्ट करती थी। शिखा ने ऑब्जर्व किया कि मौसी ने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जिसके अंदर वो रात के टाइम ज्यादा पूजा किया करती थी, लेकिन उसे ध्यान नहीं देती कि हो सकता है मौसी कुछ पूजा वगैरह करती हो। तो लेकिन ऐसे वो अपना असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करी थी रात को, तो करीबन 1-1:30 के आसपास का टाइम हो गया था, तो उसे कुछ बर्तनों के गिरने की आवाज आई। उसने ध्यान लगाया किचन से कुछ बर्तन वगैरह गिरे हैं, वो भाग कर किचन भाई सेकंड क्लास की बच्ची भाई 2002 में भाई रात में जग के असाइनमेंट कर रही थी भाई।
वहाँ पे देखा किचन बिल्कुल अरेंज था, कहीं पर किसी तरह की कोई बर्तन गिरे हुए नहीं थे। उसे लगा कि शायद उसके मन का वहम होगा। वो घूमी, उसकी नज़र अपनी मौसी के रूम पर पड़ी, तो देखा कि जो गेट होता है, गेट बंद था, गेट के नीचे से रोशनी आ रही है, लाल रंग की रोशनी आ रही है और ऐसा लग रहा है कि स्मेल हो रही है धुएँ किसी की, कोई पूजा कर रहा है। तुमने कहा ठीक है, हो सकता है मौसी की कुछ पूजा कर रही हो। वो वापस से चली गई और अपने काम के अंदर लग गई। अपना काम खत्म करके वो करीबन रात के 2:30 पौने 3 के आसपास अपने बेड पर सोने चली गई और बस उसके आँख लगी थी, तभी उसे अपने कमरे का गेट खोलने की आवाज़, जैसे गेट खोल के कोई अंदर आ रहा। उसने लेटे-लेटे देखा, तो उसे देखा कि सामने उसकी मम्मी गेट खोलकर आ रही है। जबकि उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई थी नहीं, वो तो शिरडी में रहते थे, उसके पापा की पोस्टिंग शिरडी में हो गई थी, तो वहीं पर वो लोग रह रहे थे। उसे लगा कि हो सकता है उसकी मम्मी सरप्राइज देने के लिए आई हो। तो कई बार होता है ना, दूसरों की फीलिंग्स को समझने के लिए या एक्सप्रेस करते हैं, हम नाटक करते हैं, सोने का नाटक करते रही और आँख खोलकर, छोटी सी आँख खोलकर वो देखती रही। उसकी मम्मी वहाँ पर आई, आने के बाद उसने, उनकी मम्मी ने शिखा की तरफ देखा और फिर उसके रूम में कबर्ड थी, उस कबर्ड के सामने खड़ी हो गई और बस शिखा की तरफ घूर रही थी। शिखा ने जब ठीक से ऑब्जर्व किया तो उसको उसकी मम्मी की जो चेहरा था उसका कलर बिल्कुल व्हाइट सा हो रखा था, चेहरे का रंग उड़ गया हो और आँखें थोड़ी अजीब सी दिखाई दे रही थी। जैसे उसने आवाज़ दी मम्मा, तो वो जो सामने उनकी मम्मी खड़ी उनके चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल आई और इतना बोलते ही बस वो सीधा निकलकर रूम से बाहर जाने लगी। जैसे वो बाहर की तरफ जाने लगी, शिवा फटाफट से खड़ी होकर बैठ बोलती, मम्मा कहाँ जा रही हो, इधर आओ। और जैसे उसने इतना बोला, वो पीछे घूमकर इतनी स्पीड से सीधे शिवा के पास पहुंचे, उसके पैरों से खींचा, खींचते ही शिवा वापस से बेड के ऊपर गिर गई और उसको समझ में नहीं आता, अचानक से वो गायब हो गई। उसने चारों तरफ देखा, वो कहीं पर भी नहीं थी और अब उसकी हालत ऐसी हुई थी, काटो तो खून नहीं। वो चिल्लाना चाह रही थी लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लग रहा था उसकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है। कई बार आपको इसलिए पैरालाइज होगा, इस तरह की सिचुएशन हो गई, वो कोशिश कर रही है उठने की पर उठ नहीं पा रही है, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीबन भाई स्लीप पैरालिसिस हुआ कि भाई मुंह पकड़ लिया भाई। 5-10 मिनट के बाद जब वो नॉर्मल हुई तो फिर उसने वो उठी अपने बेड से, उसने होश संभाला और देखा कि सब क्या था। उसने सारे घर की लाइट ऑन की, हर जगह देखा कि उसकी मम्मी तो नहीं थी। उसने देखा कि मासी अपने रूम में सो रही है, घर में कोई और नहीं है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, वो चुपचाप गई और अपने बेड पर जाकर लेट गई और सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। सुबह जब वो उठी तो उसने अपनी मम्मी को फोन किया और उन्होंने बताया कि कल रात को ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। तो जब ये बात उनकी मम्मी को पता लगी तो उनकी मौसी को फोन किया, उनकी मौसी ने कहा कोई बात नहीं, लड़की वहम हो गया होगा, आज से मेरे साथ सो जाएगी, मैं इसके रूम में सो जाऊंगी ताकि इसको डर नहीं लगे। तो इस तरह से उनको सेटल कर दिया। और फोन काटने के बाद जब शिखा ने सी बच्ची भाई अकेले सोती थी भाई, काट सोती। ऑब्जर्व किया अपने पैरों की तरफ, तो जहां से उसके पैर खींचे गए थे उसके ऊपर कुछ निशान बन गए थे, जैसे किसी हाथ छप गया हो। उसने मौसी को दिखाया तो मौसी बोली कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो सकता है कि चीजें लग गई हो, परेशान मत हो। बेसिकली उन्होंने उसको सिरे से इग्नोर कर दिया। अब आप जानते हैं जनरली लड़कियां जब कोई आपकी बात सुनता नहीं तो किसी और से बात ये तो वही मौसी है जो विचक्राफ्ट करती थी भाई, उसी के साथ सोना पड़ रहा है। करती है। इसकी कजिन थी, बेसिकली आता है कि 3 से 4 की मदर, लेकिन तीसरी मौसी थी, उनकी बेटी जो इसकी सेम एज की थी, उससे इसने बात में बोला कि कल रात को मेरे साथ ऐसा हुआ और जहां किसी ने मुझे खींचा वहां मेरे पैरों के ऊपर निशान हो गया। तो उस लड़की ने उसको बताया कि सुन तू ना जितना जल्दी हो सकता है मौसी का घर खाली करते। उसने बोला क्यों? बोले मौसी बहुत बुरी है, वो तुझे पता है ना, तुझे जानती है कि वो ऑब्सेस्ड है जवान रहने को लेकर। बोलती हाँ। बोले वो जवान रहने के लिए अपने ही घर की औरतों और लड़कियों के ऊपर काला जादू करती है, लड़की और औरतें किसी को उसने नहीं छोड़ा है। तो तुझे इस बात का, बोले मैं भी पहले उनके साथ रही थी और एक दिन मैंने उनको पूजा करते हुए देख लिया था और मैंने जब मम्मी को ये बात बताई तो मम्मी ने इस बात पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि मौसी सबको ये दिखाती है कि वो बहुत भोली भाली है और बहुत पूजा पाठ करती है और क्योंकि मैं छोटी हूं तो मैं चीज़ों को समझती नहीं हूं, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वो मौसी ठीक नहीं, जितना जल्दी हो सकता है ना तुम उनका घर खाली कर दे। शिखा को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उसकी मौसी वाकई में बहुत अच्छी थी। भाई क्या हो रहा है ये स्टोरी में, क्या हो रहा है भाई? उसकी बहुत केयर किया करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसका ये वहम भी बहुत जल्दी दूर हो गया। एक दिन वो कॉलेज से आई तो घर के अंदर बिल्कुल अंधेरा हो रखा था और वो भी बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट तरीके से घर के अंदर घुसी। जैसे घर में घुसी उसे देखा उसकी मौसी के रूम का गेट खुला हुआ है, उसमें से लाइट, कोई लाल कलर की लाइट बाहर आ रही हो, तो चौक दबे पांव रूम पर पहुंची और छुपके उसने देखा तो उसको समझ में आ गया कि उसकी जो कज़न सिस्टर थी बिल्कुल सही बोल रही है। उस रूम में घेरा बना हुआ था, उस घेरे के बीच बिल्कुल बीच के अंदर शिखा की फोटो रखी हुई थी और उसकी मौसी वहां पर बैठकर कुछ तांत्रिक क्रिया कर रही थी। इतना उसको क्लियर हो गया था, जब आप कॉलेज के अंदर इतना आप समझते हो। वो चुपचाप दबे पांव वहां से वापस बाहर निकली। इस पूरे प्रोसेस में उसकी मौसी को कुछ पता नहीं चला। कई बार उसने अपने वापस फोन पे बताया कि ऐसा चला, उसने तुझसे पहले ही बोल रही थी, तो उसने तुमसे आके फटाफट से मिल। तो ये दोनों एक जगह पर जाकर मिले और इन दोनों ने डिस्कशन शुरू किया। उसने कहा देख तुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन ये बात मौसी को पता नहीं चली, तुझे पता चल चुका है, तो बिल्कुल अनजान की तरह है और कुछ बहाना बना के धीरे से जल्दी से इस घर को छोड़ दे। तो इन दोनों में डिस्कशन होगा, शिखा को भी बात समझ में आ गई। अब शिखा वहां पहुंचकर रोजाना शिवलीला अमृत का पाठ करने लगी। जैसे वो शिवलीला अमृत का पाठ करने लगी उसको जो चीजें फील होती थी वो सब धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन एक दिन अचानक से शिखा को खून की उल्टियां हुई। वही खून की उल्टियां हुई समय मम्मा को बताया तो फटाफट उसके मम्मा वहां पर आ गए। आकर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सारी रिपोर्ट्स यस नॉर्मल आने वाली और नॉर्मली आई। फिर उसके बाद दोबारा 2-3 दिन बाद खून की उल्टियां हुई। अब इस बार जब खून की उल्टियां हुई तो इनकी मम्मी इन्हें किसी और के पास लेकर गई, कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिसने बात की, सब कुछ ध्यान लगाकर चीजें पता करके उसने बताया कि इस कैसे हो सकता है भाई? लड़की के ऊपर काला जादू किया, तुम्हारे घर के एक मेंबर है, जब क्योंकि बहुत अच्छे नोन थे उनके, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है उसने इसके ऊपर जादू किया है। अब जाके घर वालों को इनकी सच्चाई सामने दिखाई दी और उसके बाद ये लोग शिखा को वहां से ले गए, सारा सामान खाली कर दिया और उसके बाद उनकी बड़ी मौसी से कॉन्टैक्ट भी छोड़ दिया। तांत्रिक थे, जो भी एक्सपर्ट थे, एक लड़की के ऊपर काला जादू किया और तुम्हारे घर के एक मेंबर है, जब क्योंकि बहुत अच्छे नोन थे उनके, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है उसने इसके ऊपर जादू किया है। अब जाके घर वालों को इनकी सच्चाई सामने दिखाई दी और उसके बाद ये लोग शिखा को वहां से ले गए, सारा सामान खाली कर दिया और उसके बाद उनकी बड़ी मौसी से कॉन्टैक्ट भी छोड़ दिया। तांत्रिक थे, जो भी एक्सपर्ट थे, एक चीज और कही थी कि अगर इसको तीसरी बार खून की उल्टी हो गई तो इसे कोई नहीं बचा सकता। इस टाइम पर शिखा की एज थी सिर्फ 20 ईयर्स, तो अपनी बेटी को खो नहीं सकते थे, तो सब कुछ उन्होंने खत्म किया, वापस इसको अपने घर पे लेकर आ गए। फिर उसके बाद जैसे शिखा ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद उसने एमबीए की तैयारी शुरू कर दी। तो उसके एमबीए की तैयारी की बात चल रही थी तो उसके मामा ने फोन करके कहा कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ, माफ कर दो मौसी को भी और अब हम लोग साथ में रहें। सॉरी भाई मिस हो गया था भाई, वो कॉलेज आती थी भाई, बड़ी हो गई है, बड़ी बात। तो जो मौसी थी उसने भी हाथ जोड़कर और सारे घर वालों से माफी मांगी, बोला अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी, जो हुआ उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो जो इनकी मम्मी थी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, तो हम आप जानते हैं फैमिली से अंदर, चलो ठीक है माफ कर देते हैं, जो गलती हो गई, अब क्या परिवार को तोड़ना। तो इस तरह से वापस से ये सब लोग साथ में रहने लगे। तो अब शिखा का एमबीए में एडमिशन हो गया और रवि के साथ रहने लगी। एक दिन करीबन 12 बजे के आसपास की बात है, तो ये बैठ के अपना टीवी देख रही थी और खाना खा रही थी। तो एक चेयर पे वो बैठी थी हॉल के अंदर, उसके पास में दूसरी चेयर रखी हुई थी। मस्त भाई एमबीए भाई। तो
टीवी भी चल रहा था और इधर से शिखा को ऐसी टक 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 आवाज आई थी पड़ोस वाली चेयर से। एक तो बात तो उसने इग्नोर किया, लेकिन उसने टीवी को म्यूट किया और ध्यान से सुना तो वाकई में उस चेयर से आवाज आई, चेयर के ऊपर बैठकर उसके हैंडल के ऊपर अपने फिंगर से टक 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 ऐसे कर रहा हूँ। उसने देखा तो समझ नहीं आया क्या है, उसे लगा कि क्यों ना वो उस चेयर को उठा के यहाँ रख देता कि डिस्टर्बेंस भी खत्म हो जाए। तो वो उठी, अपना खाना साइड में रखा, उस चेयर को उठाने लगी। प्लास्टिक के चेयर्स को एक हाथ से उठाकर फेंक सकता है, वो चेयर उससे हिल भी नहीं रही थी, उसने अपना पूरा दम लगा दिया लेकिन वो चेयर उससे नहीं हिली। मुझे समझ नहीं आया तो जाके सामने वाला उस हॉल बहुत बड़ा था, उसमें 2 बेड लगे थे, बेड के ऊपर जाकर बैठ गई। वो सोचने लगी क्या चल रहा है। तब इसकी नजर अपने बेड के ऊपर रखे हुए पिलो के ऊपर पड़ी, उसने वो पिलो उठाया और ले जाकर उस टेबल उस चेयर के ऊपर रख दिया और फिर अपनी चेयर पर बैठकर उसको ऑब्जर्व करने लगी। वो जस्ट अपनी चेयर के ऊपर आकर बैठी थी कि तभी उसने देखा कि जो पिलो था वैसे कंप्रेस हो गया जैसे कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया हो। इतना देखते उसकी हालत टाइट हो गई और वो कुछ बोल पाते उससे पहले उसके मामा जी वहां पर आए। तो समझ लगा बेटा खाना खिला, और वो उनसे क्या बोलती, वो उनके लिए खाना लेकर आई और उसकी आंखों के सामने उस मामा जी ने वो चेयर खींची और उसी गद्दी के ऊपर आराम से जाकर बैठ गए। अब वो क्या बोलती, क्या उसकी बातों को विश्वास करता? नहीं। तो वो बड़ी शौक से थी, उसका तो कोई बात नहीं सोई। फिर उसने कॉन्टैक्ट किया अपनी एक फ्रेंड से, एक्चुअली फ्रेंड बोल लो कुछ भी बोल लो, नेहा दी उनका नाम था। तो उनकी एज करीबन 32 ईयर्स के आसपास थी, करीबन 21-22 साल के आसपास की रही होगी, बट उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। और वो जो थी ना, वो बेसिकली वो उसका इंटरेस्ट था पैरानॉर्मल में, और पैरानॉर्मल रैकी किया करती थी। रैकी मतलब स्पिरिट से कम्युनिकेट करना, ये सब करना। तो उसने हम लोग की तरह थी भाई। उनसे बात की और उनको अपने घर पे बुलाया। इनके रूम में बैठकर उन्होंने जब इसके उस जो भी स्पिरिट से कम्युनिकेट किया तो उनको पता लगा, नेहा दी ने बताया कि वो एक लड़की की स्पिरिट थी। ये वो लड़की है जिसकी तुम्हारी मौसी ने जान ले ली ब्लैक मैजिक के थ्रू, और वो तुमसे कम्युनिकेट करनी थी, तुम्हें बतानी थी तुम्हारी मासी बहुत बुरी, जितना जल्दी हो सकता है तुम यहाँ से चली जाओ। तो लेकिन वो बता नहीं पाई थी, वो चेयर पे उस दिन वही चीज़ कम्युनिकेट करनी थी, पर तुम्हारा उससे कम्युनिकेशन बैठ ही नहीं पाया और ये चीज़ उसको पता लगी। जैसे शिखा को पता लगी वो वापस से अपने मम्मी के साथ जाकर लगी, उसने डिसाइड किया कि वो दोबारा कभी यहाँ नहीं रहेगी। वैसे टाइम गुजरा, उसका फर्स्ट ईयर एमबीए का हो गया, अच्छा खासा रिजल्ट भी आया। अब ये इनकी मासी से बात नहीं किया करते, तभी एक दिन के मामा जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, हो सकता है, लगता है उसके आखिरी दिन ही लग रहे हैं मुझे तो, और बोलो दीदी को बहुत याद कर रही है। तो उसकी जो इनकी शिखा की मदर थी वो ऑब्वियसली प्यार बहुत करती थी बहनों से, तो उनसे मिलने चली गई। उनसे मिलकर 4-5 दिन रुककर वो वापस आई। जब वापस आई तो उन्होंने बताया कि मौसी की तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन शिखा को अपनी मदर के अंदर कुछ अजीब, जिस दिन वो आई थी उस दिन का चेहरा से बड़ा अजीब सा दिख रहा था। तो सोचा कि मम्मी तुम्हें क्या हो गया, ज़्यादा थक गई? बोली हाँ बेटा कई दिनों से ध्यान रखते सोई नहीं, इसलिए कुछ ऐसा होगा। तो उसे लगा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। शिखा को मम्मी का एनर्जी ले लिया भाई जिंदा रहने के लिए। फील हो रहा था कि उसकी मदर अब चेंज हो चुकी है। उसको ऐसा लगता कि मेरी मदर है भी या फिर नहीं। उसे बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी कि उसकी मौसी ने कुछ ना कुछ इस पे कर दिया है, क्योंकि जब से वो आई थी वो बहुत अजीब सा बिहेव करना उन्होंने शुरू कर दिया था। भाई ये सब कैसे पॉसिबल है भाई? एक दिन रात की बात है, सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक से उनकी मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आई। सब लोग भागकर वहाँ पहुंचे तो उनकी मम्मी बहुत ही अजीब सी आवाज़ करके पता नहीं क्या चिल्ला रही थी। उनकी भी हालत धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी। वो जब भी दोनों बच्चों से बात करती, इनका जो भाई था और शिखा खुद थी, तो ऐसे बात करती कि बस वो बहुत ज़्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहने वाली है, बहुत ही जल्दी बस दुनिया से चली जाएंगी। उनकी बातों के अंदर बात छलकती थी, उनकी आंखों के नीचे बहुत गहरे गहरे डार्क सर्कल हो गए थे और धीरे धीरे उनकी कंडीशन डिग्रेड हो रही थी। फिर एक दिन की बात है कि शिखा और उसका भाई ऐसे बैठ के अपने कुछ काम पढ़ाई कर रहे थे, तो वैसे मम्मी यार कुछ किताबें फेंकना शुरू किया और जब किताबें फेंकना शुरू कर बहुत जोर से चलाने लगी तो उनकी बुआ भी वहीं पे आई हुई थी किसी काम से। तो अंदर देखा कि ये सब क्या हो रहा है, उनके ऊपर चिल्लाने लगी, तुम ये क्या कर रही हो, किताबें क्यों फेंक रही हो? इतना कहती वो कई किचन में बड़ा चाकू लेकर आई और सीधा शिखा को मारने के लिए उसके पास पहुंची। वो तो सही वक्त पर उनकी बुआ ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया, वरना शायद उस दिन तो वो शिखा को मार देती। ये सब देखकर उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया, सबने उनकी मम्मी को पकड़ लिया, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी। तो उनकी बुआ ने बोला कि पता नहीं क्या हो गया, मैं तो बच्चों को लेकर साथ जा रही हूँ और जब तक भाई नहीं आ जाता What the fuck भाई? What the fuck? तब तक उनको लेकर नहीं आऊंगी। तो इतना बोलकर वो उन दोनों बच्चों को लेकर गुस्से गुस्से में वहां से निकल गई। घर से 10 मिनट ही हुए होंगे तभी दोबारा उनके पास कॉल आता है कि फ्लावर वापस घर पे आओ, ये तो बेहोश हो गई है। उनकी मम्मी थी वो बेहोश हो गई है और क्योंकि उनके फादर यहाँ नहीं थे, वो बाहर ड्यूटी पे गए थे, तो उनको भी कॉल किया गया और सब लोग लेकर इनको फटाफट से आईसीयू में पहुंचे। आईसीयू में पहुंच के एडमिट करवाया हॉस्पिटल के अंदर। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी हार्ट रेट बहुत गिर गई है और इनकी किडनी से रिपोर्ट्स वगैरह आई तो इनकी किडनीज फेल हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा वरना ये बच नहीं सकती है। तो पता किया तो शिखा की किडनी मैच हो गई थी, तो किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी की गई और तैयारी चल रही थी। डॉक्टर शिखा के पास बोले कि तुम्हारी मदर को एक्चुअली हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपनी लाइफ में पहला सा केस देख रहा हूं, अभी एकदम से मतलब हमने ट्रांसप्लांट की तैयारी की है लेकिन अब कंडीशन डिग्रेड हो चुकी है, हम इनका ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपनी मम्मी की हार्ट रेट बहुत ज्यादा लो हो चुकी है और अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या फिर 1 घंटा। ये बात सुनकर सबकी पैरों तले एकदम जमीन खिसक गई। वहां पर जब देखा तो उसने देखा कि आईसीयू में उसकी मम्मी के बेड के पास उसकी बड़ी मौसी खड़ी हुई है। फिर डॉक्टर ने बोला कि ये औरत जब से यहाँ आई है तब से इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है और शायद आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि आपकी मम्मी के यहाँ आने से 1 घंटा पहले से ये औरत इस हॉस्पिटल के अंदर है, जैसे शायद इसको पहले से ही पता था कि यहाँ पे उनके कोई रिलेटिव आकर एडमिट होने वाले हैं और जब से आपकी मदर एडमिट हुई तब से ये आईसीयू में उनके साथ है। ये है कौन? उसने बताया कि मेरी मौसी है। तो अच्छा पता नहीं मुझे भाई क्या भाई? अब समझ में आया भाई इतना एपिक क्यों रहता है भाई सर का स्टोरीज। इनको देखकर एक अजीब सी वाइब आ रही है। फिर जैसे ही इनकी नानी और इनके मामा आए, बड़ी मौसी वहाँ से भाग गई। शिखा अपनी माँ के पास पहुंची और उसकी मम्मी ने उससे कहा कि बेटा मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मालिश कर दे। वो बैठे बैठे उनके पैरों में मालिश कर रही थी। उसको पता था कि उसकी मदर उसके साथ और रहने वाली नहीं है। आंखों से उसके आंसू गिरते जा रहे थे। उसकी मदर भी रोते हुए बोली कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं वो नहीं थी जो तू समझ रही है और मैंने तेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी लाश के पास मेरी बहन को आने भी मत देना और मेरा अंतिम संस्कार भी तुम दोनों ही करना, मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगी। और इतना बोलकर वो बिल्कुल शांत हो गई। जो मॉनिटर था उनकी हार्ट रेट 0 हो चुकी थी। डॉक्टर से भागते हुए उनको डीसी शॉक दिया गया, लेकिन शिखा के सामने सामने उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। पोस्टमार्टम के बाद भाई साहब क्या था भाई? ये क्या था भाई? क्या सुन लिया भाई? भाई क्या तो देख लिया भाई? उनकी बॉडी को घर पे लाया गया और घर पे सभी लोग इकट्ठे हो गए थे और वहीं पर पहुंची उनकी मौसी। ये सब होने के बाद भी वो भी रुकी नहीं थी। उसकी मौसी वहां पर आई पूरी तरह सज धज कर। उसने उसकी मम्मी की साड़ी और ज्वेलरी पहन रखी थी। वो रोने का ड्रामा तो कर रही थी पर अब सबको सब कुछ पता चल चुका था कि किसी की डेथ पर इस तरह से सज धज कर कौन आता है। वो उन आखिरी मोमेंट्स पर भी कोई ना कोई रिचुअल परफॉर्म करने वहां पर आई थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी शिखा की मम्मी की बॉडी के पास जाने के लिए, लेकिन अब शिखा ने अपने पापा नानी मामा सबको बता दिया था। तो इनकी नानी और पापा थे उनकी बॉडी को कवर किया और उसको उसके आसपास भी फटकने नहीं दे रहे थे। अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार होने के बाद जैसे आप जानते हैं कि हिंदू रिलीजन के अंदर चिता जलती है, उसके बाद अस्थि लेने आते हैं। तो जैसे वो सब उसमें बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 8-10 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है। तो वो लोग जाने लगे। जैसे जाने लगे तो शिखा को अपनी मम्मी की आवाज आई
कि मेरी चिताओं को अकेले छोड़कर मत जाओ, वो अस्थियां लेने आई है, उसको रोक लो। और जैसे उसने आवाज सुनी, उसने अपने पापा मामा को फिर से बात बताई, तो उसके पापा कि क्या भाई, स्लो करो भाई, स्लो करो, स्लो करो भाई, स्लो करो भाई। मेरी चिताओं को अकेले छोड़कर मत जाओ, वो अस्थियां लेने आई है, उसको रोक लो। और जैसे उसने आवाज सुनी, उसने अपने पापा मामा को फिर से बात बताई, तो उसके पापा मामा और 10-12 रिलेटिव भाई सर ट्रक क्या साउंड कर रहे हैं भाई, स्लो करने भाई। तब तक वहां पर रुके रहे जब तक कि पूरी तरह से जल नहीं गई और उनकी सारी ठंड मतलब पानी डाल के ठंडा किया गया उसकी तरह को, फिर अस्थियां सारी इकट्ठा की गई। और वो जो मौसी थी वो इंतजार कर रही थी कब ये लोग जाएं और वो अपना फाइनल स्टेप ले पाए। पता नहीं उसका क्या मकसद था, लेकिन इस बार शिखा ने उसके इस मकसद को पूरा होने नहीं दिया। खैर, उन्होंने उसको उसके मकसद में तो कामयाब होने नहीं दिया, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में शिखा ने अपनी मदर को खो दिया। उसका वो कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं से वो कर पाए। वो आज भी है और वो आज भी शिखा के अनुसार नासिक में ही कहीं रहती है। और शिखा ये सजेस्ट भी करना चाहती है कि उससे बच के रहा जाए। आई डोंट नो क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इनकी फैमिली में जो सब कुछ हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये थी एक दर्द भरी कहानी एक लड़की की जिसको जिंदगी भर का दुख मिला अपने ही करीबी रिश्तेदारों से। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ये सब पॉसिबल है, या फिर लोग डिलूजनल होकर अपने इन अजीब से मकसदों को पूरा करने के लिए ये सब करते हैं और इसमें वो दूसरे लोगों का नुकसान सच में कैसे पॉसिबल है भाई। कर बैठते हैं। आपको जो भी लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। चलो भाई कमेंट सीखते हैं भाई, क्या क्या। This video is so blurry. I need to fix the resolution. पता नहीं कट दिया मेरे बाहर वीडियो नाम से ना। भाई इतने लोग भाई बिलिंग नहीं करते हैं भाई। नहीं अपनों के तो सुनो। भाई सर का स्टोरी तो भाई अच्छा तो था भाई, अच्छा तो था। भाई कुछ खास कमेंट नहीं है भाई। चलो आज के लिए बस इतना ही।